ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म होगा ना। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म था, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होना है। ठीक है, तो ट्राइनोमियल फंक्शन किसको बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, इसका पावर मान लो है 2। ठीक, तो बेसिकली इसके एक्सपेंशन का हमको रूल देखना है कि अगर इसके पावर को रेज किया जाए तो इसके एक्सपेंशन का रूल क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा ये बताना। नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ, पावर अगर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इसके एक्सपेंशन में? 7 होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड होगा, है ना। और पॉसिबिलिटी होगा x को x से एक बार करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर x को y से करेंगे तो x y आएगा, और x को z से करेंगे तो x z आएगा। और भी कोई पॉसिबिलिटी है? y x तो यही हो गया, 2 बार आया। ठीक है, तो 2, फिर y z y स्क्वायर तो प्लस y स्क्वायर भी आ गया। ठीक, फिर y z भी आना पड़ेगा, y z आ रहा। ठीक है, प्लस अभी मत लिखो। और z x भी 2 बार आ गया, है ना। फिर z y भी 2 बार आ गया, और z स्क्वायर। कितना टर्म हुआ? 6 टर्म हुआ। x y z बनेगा क्या? देखो तो x y z बनना है? नहीं बनना है ना। बेसिकली हमको ऑब्जर्व क्या करना है, ध्यान से देखो, एक टर्म का टोटल पावर का कोएफिशिएंट कितना है? किसी भी एक टर्म का पावर का टोटल कोएफिशिएंट कितना है? 2 है ना। 2 2 2 2, और यहाँ कितने पावर पे रेज किए हैं? 2 पावर पे रेज किए हैं, है ना। इसी तरह अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 3 पे रेज करते तो कितना आता? जैसे यहाँ पर x स्क्वायर y का पावर 0 है, z का पावर 0, यहाँ पर x y है, z का पावर 0 है, और यहाँ पर x z है, y का पावर 0 है, यहाँ y है, x का पावर 0 है, z का पावर 0 है, y z है, x का पावर 0 है, और z है तो x का पावर 0 है, y का पावर 0 है। यही हम लोग कह सकते हैं ना। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं ना, x y z के ऑल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से बनेगा। ठीक इसी तरह यहाँ क्यूबिक आ गया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? x का पावर 2 यहाँ था 0 0, x का पावर 1 बढ़ा, y का पावर 1 x का पावर 1 घटा, y का पावर 1 बढ़ा, और z का पावर 0 रहा, है ना। x का पावर 1 रहा, फिर z का पावर बढ़ा, y का पावर 0 रहा। ठीक, फिर y का पावर 1, z का पावर 1, x का पावर 0 वाला भी एक टर्म आया, है ना। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यानी कि बन रहा है। z का पावर 2 यानी कि टोटल कितना, सम कितना होना है? पावर 2 होना है ना। यानी 2 को आप कितने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? 1 1 0 में कर सकते हो, है ना। 2 0 0 में कर सकते हो। फिर मतलब 3 बॉक्सेस हैं x y एंड z जिसके ऊपर पावर आपको डिवाइड करना है ना। 3 बॉक्सेस हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है x y z, तो आपको पावर 2 को कितने तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो? तो 1 1 0 में कर सकते हो, और किस में कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट? 1 0 1 में कर सकते हो, 0 0 1 1 में कर सकते हो, फिर 0 0 2 में कर सकते हो, 2 0 0 में कर सकते हो, 0 2 0 में कर सकते हो, है ना। तो यही टोटल 6 पावर आप रेज किए तो टोटल हो गया हमारा। इसी को तो काउंट कर रहे थे हम लोग। 5 हुआ, 6 हो गया ना, एक तो यहाँ लिखा गया ना। ठीक है, तो 6 पावर आपने ये किया। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, आपने 2 को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया? 3
ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया ना। यहाँ पर एक्स वाई जेड आइडेंटिकल तो है नहीं, 3 बॉय में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्वेश्चन इसका हो गया ना, है ना। और किसी को 0 भी मिल सकता है, किसी को 0 भी मिल सकता है, ये भी है ना। तो मतलब क्या क्या है पॉसिबिलिटी, 1 1 और 0 इन 3 नंबर का था, इसका 3 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा अरेंजमेंट, है ना। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, अरेंजमेंट भी करना होता है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, एक सिलेक्शन ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक। दूसरा सिलेक्शन क्या हो सकता है, 0 0 और 2 का, और इसका टोटल अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल बाई 2, है ना। और टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ, 3 + 3 6 हो गया। समझ आया, बताओ सब लोग, हाँ। उसी तरह इसमें अब आपको सोचना है, इसमें क्या है, x है, y है, z है, पावर कितना आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, सम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ वैसा ही है ना जो हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आखिर में देखे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट है, 3 बॉल्स है जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स वही हो जाएगा जितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या 3 फैक्टोरियल से करेंगे, याद करो, कॉपी पलट के देखो अगर नहीं याद आ रहा है तो। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 3 ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 1 2, एक पॉसिबिलिटी ये है, 1 1 1 भी आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी 0 0 3 भी आ सकता है, यही 3 पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ, तो इसका कितना अरेंजमेंट ये निकालना होगा, एक्स वाई चेंज भी कर सकता है ना। तो 3 का फैक्टोरियल, इसका 3 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, और इसका 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 + 1 4 और 6 10 टर्म्स आ जाएगा। समझ आया। लेकिन सिर्फ ऐसे बनाएंगे तब तो यहाँ पर रेज टू द पावर 10 कर दें, तो अब बना के बताओ, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स वाई जेड 3 आदमी है, तीनों में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रूल नहीं है, मतलब किसी को नहीं भी मिल सकता है, किसी को 0 भी मिल सकता है, इसका कोई रूल नहीं है कि आप कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। 0 से लेकर के 10 तक कितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। तो याद करो कैसे हम लोग किए, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली बॉल स्टिक मेथड से। स्टिक कितना लगाएंगे, 3 पार्ट में बांटना है, तो 2 स्टिक से काम चल जाएगा ना, 3 डिवीजन। तो 2 स्टिक भी है हमारे पास, है ना, 2 स्टिक भी है, और स्टिक बीच में दोनों भी आ सकता है, दोनों बाहर भी आ सकता है, यानी कि हाँ। तो मतलब ये कि अब देखो 10 आइडेंटिकल बॉल और 2 आइडेंटिकल स्टिक का जितना पॉसिबल अरेंजमेंट होगा वही तो हमारा आंसर होगा, यही हो गया ना। एक बार ये हो सकता है कि एक स्टिक यहाँ आ जाए, फिर 10 बॉल आए और फिर एक स्टिक यहाँ आए, फिर ये भी हो सकता है कि एक स्टिक, दोनों स्टिक इधर आ जाए और फिर 10 बॉल आ जाए, फिर ये भी हो सकता है कि एक स्टिक यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, फिर एक स्टिक आए, फिर 9 बॉल आ जाए, है ना। यानी कि बॉल और स्टिक का अरेंजमेंट ही तो आप निकाल रहे हैं, नहीं आया समझ। अभी इसको आसान करते हैं, 10 के जगह हमारा मान लो 4 है, 1 2 3 4 और 2 स्टिक है हमारे पास। टोटल अरेंजमेंट आप कितना कर सकते हो, आप एक बार 0 मतलब 0 1 बॉल स्टिक 1 2 3, फिर ये भी हो सकता है, 3 पार्ट हुआ ना, 1 फिर 3, मतलब x को 0 1 मिला, 1 बॉल मिला, y को 3 बॉल मिला, z को 0 बॉल मिला, है ना। फिर ये भी तो हो सकता है कि इसको 2 बॉल मिले, इसको भी 2 बॉल मिले और इसको 0 मिले, है ना। फिर ये भी तो हो सकता है कि इसको 3 मिल जाए और इसको 1 मिले, इसको 0 मिले। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको चारों मिल जाए और इन दोनों को 1 भी नहीं मिले, है ना। फिर इसी तरह ये तो z को 0 मिल रहा था, 1 भी बॉल नहीं मिला है,
फिर जेड को अलग अलग बॉल, यानी कि इस बॉल और स्टिक का अरेंजमेंट ही तो आप निकाल रहे हो। समझ आया? तो बॉल और स्टिक का अरेंजमेंट कैसे निकलेगा? फैक्टोरियल 12/10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही तो आप कर रहे हैं ना। समझ आ रहा है? और यही तो हम लोग देखे थे ना, इसी का नाम हम क्या बोलेंगे? 10 + 3 - 1, 3 ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना है, इतना c और यहाँ 2 हो जाता है, यही तो है। याद आ रहा है ये वाला टर्म? जितने में n + r - 1 c r - 1, याद आ रहा है ना? समझ आ रहा है? ये वही चीज़ है ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो यही चीज़ है ये डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन 0 इंक्लूड, मतलब नहीं भी मिल सकता है, ये तब के केस में है। अगर मिनिमम एटलीस्ट 1 होता तो क्या होता? मान लो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अभी डील करें, तो एटलीस्ट 1 में ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, तब हमारे पास वैकेंट स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैकेंट स्पेस होता, और उसमें से कोई 2 सिलेक्शन करना होता है जहाँ पर ये 2 स्टिक रखा जा सकता था, तो 9c2 हो जाता उस केस में। समझ आ रहा है? 9c2 9 सीट्स होता ना जहाँ पे 2 स्टिक रखा जा सकता था, है ना। और एक साथ 2 स्टिक नहीं आ सकता है, मतलब 9 में से कोई 2 सेलेक्ट करना है, यही तो क्वेश्चन हो गया हमारा। तो C सिंबल का बहुत मायने है। P और C जो हमने सिंबल बनाया ना, वो 9c2 मैंने लिख दिया, ये तो आसानी से हम लोग समझ गए अभी, लेकिन इसको काउंट करके फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखते तो समझना थोड़ा मुश्किल होता, इसीलिए ये सिंबल बनाया गया है ना कि सिलेक्शन करना। ये क्लियर है? खैर, तो हम लोग क्या कह रहे थे? हम लोग ये कह रहे थे कि 10 बॉल का 3 लोगों पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो 10 + 3 - 1 c2 हो सकता है। समझ आ रहा है? और अगर हम कहें इसको रब कर रहे हैं, किसी भी ट्राइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? तो n + 3 हो जाएगा ना, 3 ऑब्जेक्ट में करना है, -1 c2, यही तो हो जाएगा ना। और विच इज इक्वल टू n + 2 c2, ये कितना है? ये किस चीज़ को शो करता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है। ये ट्राइनोमियल का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इन x + y + z⁴ में। ये तो 3 वेरिएबल है ना, लेकिन हमको क्वेश्चन कभी आएगा या इस तरह से बात होगी, तीनों 1 वेरिएबल में दिया हुआ होगा और तब पावर रेज करेगा, है ना। कैसे बता रहे हैं? इसको रब करना है। अब ये सबके लिए वैलिड है, वहाँ भी जब हम लोग काउंट करेंगे 2 में डिवीज़न का, तब भी ये वैलिड है फॉर्मूला, है ना। लेकिन वहाँ पर जो हम लोग 2 में जो डिवीज़न करेंगे, वहाँ पर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म n + 1 आ जाता है बाइनोमियल में। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो n + 1 आएगा। मतलब ये कि आप n ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो n + 2 - 1 c1 आ जाएगा ना, और इसका वैल्यू तो यही हो जाएगा ना, n + 1 आ जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूला को ट्राइनोमियल पर या अंदर 4 टर्म दे दे तो उस पर भी लगा सकते हैं हम लोग। इसका एक्सपेंशन हम लोग को सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। 1 + x + x² का पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, हाँ, लेकिन अब उतने नहीं होंगे। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, अगर यहाँ लगाते हैं तो उतने नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक बार इसको देखते हैं। 1 + x + x² raised to 2, कितने टर्म्स होने चाहिए? डिस्टिंक्ट टर्म 6 होने चाहिए। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 + x + x², एक बार 1 को 1 से होगा 1 को x से होगा x, फिर 1 को x² से होगा x²,
फिर x को 1 से होगा 2x, x को x स्क्वायर से होगा, नहीं x को x से होगा x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, फिर x को x स्क्वायर से होगा तो x क्यूब, फिर x स्क्वायर को 1 से होगा x स्क्वायर, ठीक, x प्लस x यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक, फिर x स्क्वायर को x से होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, और x स्क्वायर को x स्क्वायर से होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 क्यों एक टर्म घटा? हाँ, यहाँ पर x है ना, x का पावर जब 2 आएगा तो ये y पहले ये एकदम डिस्टिंक्ट टर्म था, लेकिन अब x का पावर 2 को 1 से करेंगे तो सिमिलर टर्म आ जा रहा है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह पावर 3 करेंगे, यानी पावर रेज 3 करेंगे तो वहाँ भी वो फॉर्मूला फिर काम नहीं आने वाला है। समझ आ रहा है? इतना क्लियर है सबको? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स से लिखने से बेहतर है पहले हम लोग ये लिखें कि कितने इसमें टर्म्स आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आने का। तो x का पावर मैक्सिमम कितना जा सकता है, ध्यान से देखो, मैक्सिमम कितना जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ 3 होता तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का मैक्सिमम पावर कितना जा सकता है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही हो सकता है ना। तो x, इसमें x का पावर मैक्सिमम कितना जा सकता है? x का पावर 2n, एक्स स्क्वायर का पावर n, समझ आ रहा है? यानी कि इसका मैक्सिमम पावर जा सकता है तो x का पावर 2n जा सकता है ना। और मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? 0 1 1 1 0। और क्या उसके बीच में सारे x के पावर वाले टर्म आएंगे? 0 1 2 3 4 2n तक सारे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ x का पावर 6 बना, क्या x का पावर 4 बनेगा? जब इसको इससे करेंगे और फिर 1 से करेंगे x का पावर 4 भी बनेगा। x का पावर 5 बनेगा, इसको इससे करेंगे और फिर इस x से करेंगे तो 5 बनेगा। x का पावर 6 बने 6 हो गया, 5 हो गया, 4 भी हो गया, 3 बनेगा। x स्क्वायर को x से करेंगे फिर 1 से करेंगे, क्यूब वाला टर्म भी बनेगा। स्क्वायर वाला टर्म तो है ही, इसको इससे फिर इससे कर देंगे, फिर x वाला टर्म इसको इससे फिर इससे कर देंगे, है ना। और 0 पावर 1 1 1 यानी x का पावर 0, यानी कि इस टर्म बन रहा है ना। ये समझ आ रहा है? यानी कि x का पावर 0 से लेकर के x का पावर 2n तक, x का पावर 2n तक सारा ही बनेगा। ठीक, इतना समझ आया? ठीक है। अब ये बताओ 0 से लेकर के 2n तक है तो टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म्स है? निकल गया ना, 2n + 1 नंबर ऑफ टर्म्स है 0 से लेकर के 2n तक। समझ आ रहा है? तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया? मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं कि एकदम यही वाला टर्म रहे, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है, आपको सोचना खुद है। ये हम बता रहे हैं कैसे सोचना है। समझ आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? = 2n + 1। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, इसके एक्सपेंशन को कैसा लिखा जाए? तो एक्सपेंशन को अब लिखने का एक ही तरीका हो सकता है। आप जानते नहीं कि कितना आएगा एंड क्या आएगा, तो अब एक ही तरीका हो सकता है, इन सब का कोई ना कोई कोफिशिएंट हो। कोफिशिएंट हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है अदर क्वांटिटीज़ हो, है ना। तो आप इसके कोफिशिएंट को a0, a1, a2 एंड a2n बोल देते हैं, और इस तरीके से ये बन गया आपका एक्सपेंशन। ये इसका एक्सपेंशन कहलाया। ठीक है, क्लियर? अब इंटरेस्टिंगली ये जो कोएफिशिएंट है इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, ये हम लोग आगे जब देखेंगे सीरीज और अच्छे से, तो ये समझ आ जाएगा आने वाले क्लासेस में। ठीक है, इस कोएफिशिएंट का वैल्यू कैसे निकाला जाए, सम ऑफ कोएफिशिएंट की बात करनी है। ठीक है, एज अ क्वेश्चन ही होगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ
एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर मान लो n है, तो इसके कोएफिशिएंट का सम क्या आएगा? NC0 प्लस सम ऑफ कोएफिशिएंट बात कर रहे हैं प्लस NC1 प्लस NCn तक, यही सम ऑफ कोएफिशिएंट हो जाएगा। ये कैसे निकला? बाइनोमियल में, अब वापस से बाइनोमियल सम ऑफ कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, अभी उस पर नहीं जा रहे। सब में कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म की बात कर रहे हैं। ये कैसे आया सम कैसे आया? तो हमने एक्स वाई को क्या कर दिया, यहाँ तो x का पावर कुछ आ रहा था, y का पावर कुछ हटा देंगे, ज़ीरो कर देंगे तो सब ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में है ना एक्स वाई। एक्स सबका पावर ज़ीरो नहीं कर सकते क्योंकि पावर ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो इसका एक्सपेंशन है वो तो ये है ना, NC0 x का पावर n प्लस NC1 x का पावर n-1 y और प्लस NC2 x का पावर n-2 y का पावर 2 प्लस NCn x का पावर 0 y का पावर n। एक्सपेंशन तो ये है ना, लेकिन हमको चाहिए ये, क्या करें कि हमको ये मिल जाए? डिवाइड कर देंगे अगर, तो बोथ साइड करना पड़ेगा और सारे नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ मान लो करेंगे तो इक्वल से करेंगे ना, बोथ साइड। इतना इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर n है, राइट? तो क्या करें? तो हमको x और y को एलिमिनेट भी करना है और ये टर्म आना चाहिए। और x और y क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है तो वैल्यू 1 ले सकते हैं। x और y अगर 1 ले लें, फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, यानी कि जितने वेरिएबल्स हैं, कहाँ, हाँ आ रहे हैं, कर रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं हम। जितने वेरिएबल हैं अगर उसका वैल्यू अगर 1 ले लें तो वो हमको क्या देगा? उसका एक्सपेंशन, सम ऑफ कोएफिशिएंट, राइट? पक्का? तो यहाँ ले करके देखें तो यहाँ LHS में क्या आ जाएगा? और ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, याद है? इंटरेस्टिंग, लो कर दिया तुम्हारा काम, है ना? अब ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है? असल में ये क्या है? सम ऑफ कोएफिशिएंट है, x प्लस वाई रेज टू द पावर n के सम ऑफ कोएफिशिएंट है, और ये और कुछ नहीं 2 टू द पावर n का एक्सपेंशन है, 1 प्लस 1 का पावर n, राइट? अगर 3 टू द पावर n का एक्सपेंशन जानना है हमको, तो क्या करना होगा? ट्राइनोमियल में, ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन में x y z तीनों को 1 1 1 पुट कर देंगे, तो जो भी आएगा, जो भी एक्सपेंशन आए कोएफिशिएंट के साथ आएगा, वो एक्सपेंशन क्या होगा? 3 रेज टू द पावर n का सम ऑफ कोएफिशिएंट बोलो या उसका एक्सपेंशन बोलो, है ना? तो ये हो गया हमारा। एक मिनट, चलो सीक्वेंस सीरीज का फैक्टोरियल बताओ। ये यहाँ पर क्या, ये क्या पैटर्न नज़र आ रहा है? अगर फैक्टोरियल n होता,
तो लो n फैक्टोरियल ऊपर लगा दो, तो यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल लगा दिया हमने ऊपर n फैक्टोरियल और डिवाइड कर दिया। ठीक, अच्छा इसको हमने लिखा 1/n फैक्टोरियल। ये है क्या अंदर, NC1 NC2 NCn, और ये है क्या 2 का पावर n-1 है। यही आंसर हो जाएगा। इसमें है एक और फॉर्मूला जिसको हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे प्रूफ। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस, नहीं 2 मत करो, यहाँ 3 करो, यहाँ 5 करो, प्लस NC7 प्लस, इसका वैल्यू क्या आएगा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6। अब बनाओ इसका क्या होगा। इसको ऐसे सोचो, किस चीज़ के एक्सपेंशन में सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टर्म होता है। अब याद करो, 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस एक्स का पावर n क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ इवन पोजीशन या पावर, पोजीशन, कॉपी पलट के चेक करो, इवन पोजीशन वाले टर्म्स का ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, पहला टर्म NC0 होगा, दूसरा टर्म माइनस NC1 आ जाएगा, तीसरा टर्म फिर NC2 होगा, चौथा टर्म माइनस NC3 होगा, प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस NC6 माइनस NC7 एंड सो ऑन। ये होगा ना, और ये सारा प्लस होगा, तो माइनस वाला सारा कट जाएगा, तो बचेगा इवन वाला। समझ आ ना, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ इवन पोजीशन हो गया ना, यानी NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस, ये हो गया ना। और अच्छा यहाँ पर तो x भी था ना, x का पावर n, x का पावर या सेकेंड टर्म है x का पावर 0, x का पावर 2, x का पावर 4, x का पावर 6, ये सारा बचेगा ना। x का पावर इवन होना चाहिए, वही बचेगा। तो हम ये कैसे लाएंगे, यहाँ पर प्लस x का पावर 2, x का पावर 4 इस तरीके से आ रहा है ना, और हमको लाना है सिर्फ x हटाना है, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस, याद आ रहा है ये वाला, तो यहाँ से 2 हटेगा और ये तो 0 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से 2 हटेगा, 2 रेज टू द पावर n बाई 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया हमारा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस 2 रेज टू द पावर n बाई 2, और ये और कुछ नहीं 2 का पावर n माइनस 1 है। आया, ठीक। अब ये बताओ ऑड नंबर ऑफ पोजीशंस का कैसे निकलेगा, क्या यहाँ पे माइनस करेंगे ना, यहाँ माइनस करेंगे तब भी तो ये 0 ही रहेगा, और तब भी ये 2 का पावर n ही बनेगा, और तब भी ये 2 नीचे आएगा, मतलब ये किसके बराबर है, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बताओ कौन किसका है, दोनों इक्वल है, वैल्यू में दोनों इक्वल आता है, कौन किसका है हम थोड़ी बोलेंगे, वैल्यू में दोनों इक्वल आ जाता है। फैक्टोरियल
n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स है। टू का पावर n माइनस वन बाई n फैक्टोरियल, यही आ जाएगा। इजी। पॉइंट नहीं, माइनस वन आ जाएगा x की जगह अगर वन पुट करेंगे तो ये वन प्लस वन टू माइनस थ्री माइनस वन का पावर समथिंग, तो माइनस वन ही आ जाएगा, है ना कोएफिशिएंट, राइट। चलो बनाओ, इसके जगह वन पुट कर देंगे, अल्फा माइनस वन का पावर 35 इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा टू द पावर 35, माइनस कॉमन निकालेंगे, है ना, तो अल्फा माइनस वन का पावर 35 इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन का पावर 35, और यहाँ पे इंटू माइनस वन भी है ना, समझ आ रहा है। इसका एक ही ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अल्फा इज इक्वल टू वन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस साइड ला करके, ठीक है। आगे टेस्ट वैल्यू, क्योंकि पावर 100 है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 टू द पावर n का मल्टीपल है ये, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक ही तरीका हो सकता है, आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन इसमें कैसे लगाएंगे। हाँ, इसको लिख देंगे 100 प्लस 1 रेज टू द पावर 100 माइनस 1, है ना, और इसको फिर कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, 100 C0 100 का पावर 100, ठीक, प्लस 100 C1 100 का पावर 99, प्लस कहाँ तक जाएगा 100 C100 100 का पावर 0 यानी 1, यहाँ तक जाएगा, और लास्ट में है माइनस 1। देखो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 100 लास्ट में, इसके ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा, 100 C99 100 का पावर 1, यही होगा ना, ठीक है। और इसका इन सब में ध्यान से देखो 100 कॉमन निकल रहा है, ठीक, अंदर क्या आ गया 100 C0 100 का पावर 99 प्लस 100 C1 100 का पावर 98 प्लस 100 C2 100 का पावर 97 एंड प्लस कहाँ तक जाएगा 100 C99 100 का पावर 1 बाहर निकल गया है लास्ट वाले से, ठीक है। और अब ये क्या है 100 इंटू ये क्या है, ये सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है। अब इसमें से सबसे 100 बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ से 100 बाहर नहीं निकल सकता, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, 100 फिर से बाहर निकल रहा है यानी कि, हाँ पहले तो हम 100 और बाहर निकालेंगे तो 100 स्क्वायर हो जाएगा ना अंदर बाहर, समझ आ रहा है। और बाकी यहाँ 1 बचेगा, मतलब अब 100 हम नहीं बाहर निकाल सकते हैं, है ना, तो अंदर कोई नेचुरल नंबर कोई कांस्टेंट प्लस 1 ही यही रहेगा ना, ये सारा 100 का मल्टीपल होगा एक्सेप्ट 1, समझ आ रहा है, क्योंकि फैक्टोरियल 100 तो ऊपर रहेगा ना, है ना, तो सारा होगा लास्ट वाले को छोड़ करके, तो 100 का मल्टीपल प्लस 1 होगा, तो इसको k इंटू 100 लिख देते हैं, 100k प्लस 1, समझ आ रहा है, 100 का मल्टीपल प्लस 1 यानी कि ये 100 का मल्टीपल नहीं, हाँ नहीं इस पूरे को हम लोग k मान लिए, 100 के मान लिए, क्योंकि सब में न्यूमरेटर में 100 है, फैक्टोरियल 100, तो ये भी 100 का मल्टीपल है, ये भी 100 का मल्टीपल है, ये भी है, लास्ट तक है, एक्सेप्ट इसमें से इसका वैल्यू तो 100 है ना, इसमें से तो 100 बाहर निकालिए तो 1 हो गया, तो इसके पहले सारा 100 का मल्टीपल है, 100k है प्लस 1 है ना। ये हमारे अगले क्लास में इसी को पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी बस क्वेश्चन बनवा रहे हैं कि ये कोई अलग चीज़ नहीं है, समझ आया। 100k प्लस 1 है यानी कि ये 100 का मल्टीपल नहीं है, उससे एक ज़्यादा है, राइट।
और यहाँ पर कितना आया 10 टू द पावर 4 आ गया इंटू 100k प्लस 1। ये 10 का मल्टीपल भी नहीं है ना, उससे एक ज़्यादा है ना, 100 का मल्टीपल इससे एक ज़्यादा है, 100 का मल्टीपल से 10 ज़्यादा होता तो 10 का मल्टीपल होता। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 4, और ये कह रहा है कि 10 का पावर n का ये मल्टीपल है, मतलब 10 का पावर 4, n का वैल्यू 4 हो गया ना। समझ आ रहा है? 10 का पावर 4 का मैक्सिमम 10 का पावर 1 का भी ये मल्टीपल है, 10 का पावर 2 का भी मल्टीपल है, 10 का पावर 4 का भी मल्टीपल है। तो n का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 4, क्योंकि 10 का पावर 4 का सब मल्टीपल है ये। क्लियर है? तो मैक्सिमम ऑफ n कितना हो गया 4। क्लियर?